हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फीड टाइम में। अपने बेटे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपने पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है बेटा, वो अपने पास है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलाघूर्ण। बेटा वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेटे। अपने पास क्या है बेटे, समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र, पहले अपने इसी को समझ लें बेटा। समरूप विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा विद्युत क्षेत्र बेटा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान हो। यानी अपने पास एक ऐसा क्षेत्र है जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और उसकी दिशा दोनों ही क्या हो, समान हो, तो उस विद्युत क्षेत्र को अपने समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं बेटा। और आपको अपने पढ़ा भी था बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कि जो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है बेटा उससे परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को बेटा परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाओं के द्वारा अपने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। परस्पर समांतर और समान दूरी पर जो क्षेत्र रेखाएं होती है उन क्षेत्र रेखाओं के द्वारा अपने क्या करते हैं बेटे, समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो ये अपने पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा समान होती है बेटे। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है बेटा। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। अपने पास इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है बेटा, जिसके ए बिंदु पर अपने पास माइनस क्यू आवेश है बेटा और बी बिंदु पर अपने पास प्लस क्यू आवेश है। ए बी इज इक्वल टू अपने पास 2L है। ये जो दूरी है बेटा इन दोनों ध्रुवों के बीच की वो 2L है। ये द्विध्रुव किसी क्षण विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। क्या है, दोबारा सुनिए बेटा। समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए बी इज इक्वल टू 2L है बेटा। किसी क्षण द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। देखिए बेटा, जब अपने विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर विद्युत बल लगता है बेटा। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, विद्युत बल। वेक्टर एफ ही इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू इंटू वेक्टर ई। तो अपने पास क्या है कि बी बिंदु पर बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर बल, बिंदु बी पर जो प्लस क्यू आवेश है उस पर जो बल है बेटा वो आ जाएगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ए। यानी इस बिंदु पर ये जो आवेश है इस आवेश पर बल लगता है बेटा क्या, क्यू वेक्टर ए। ये क्षेत्र की दिशा में लगेगा बेटा। ये किधर लगेगा, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 1। दूसरा अपने पास है बेटा बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर बल, इसको नाम दे देते हैं बेटा अपने वेक्टर F2। अब अपने पास ऋणावेश है तो ऋणावेश लिखेंगे बेटा, यह जगह माइनस क्यू वेक्टर ए। समीकरण नंबर 2। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अपने को ये बताता है बेटा कि इस बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में है। मतलब इस पर जो बल लग रहा है बेटा क्यू वेक्टर ए वो क्षेत्र की विपरीत दिशा, क्षेत्र इस दिशा में बेटा, बल इस दिशा में लग रहा है। तो अपने पास द्विध्रुव पर परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा बेटा एफ ही इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं बेटा।
समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर 1 और 2 से जब मान रखेंगे बेटा तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा F1 है बेटा क्यू वेक्टर ई, F2 अपने पास है बेटे माइनस क्यू वेक्टर ई, और ये बराबर क्या आ गया बेटा 0। देखिए बेटा एक रिजल्ट आ गया, एक अपने क्वांटिटी फाइंड कर ली, क्या बल ज्ञात कर लिया। जब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, जब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है बेटा, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल जो है वो शून्य होता है। याद रखना बेटा इसको, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। तो द्विध्रुव पर अपने बल ज्ञात कर लिया, लेकिन किस में बेटा, ये याद रखना है समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल जो होता है बेटे वो क्या होता है 0 होता है। लेकिन इन बलों की कार्यकारी रेखा एक नहीं है बेटा। कार्यकारी रेखा वह रेखा होती है जिसके अनुदिश बल लगता है। इन दोनों बलों की कार्यकारी रेखा एक नहीं है। इस बल की कार्यकारी रेखा ये बेटा, इस बल की कार्यकारी रेखा ये है, तो इन दोनों की कार्यकारी रेखा एक नहीं है। जब किसी वस्तु पर इस तरह से बल लगते हैं बेटा तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। जब किसी वस्तु पर इस तरह से बल लगते हैं बेटे तो वो क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और उस बल युग्म के कारण वस्तु में घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। उस बल युग्म के कारण वस्तु पर क्या होता है, घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को बलाघूर्ण कहते हैं। देखिए बेटा अपने पास ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल मैं इधर लगा दूं ऐसे, और एक बल मैं इधर लगा दूं, ऐसे लगाऊंगा तो ये घूमेगी वस्तु। मतलब मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ, मैं इधर से खींच रहा हूँ, तो ये वस्तु घूमेगी। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं बेटा, बलाघूर्ण कहते हैं। तो इस बल युग्म का बलाघूर्ण, बल युग्म का बलाघूर्ण क्या होगा, बलाघूर्ण। देखिए बेटा बलाघूर्ण जो होता है बेटे, बलाघूर्ण बराबर होता है बेटे एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणा दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए बी से अपने लंब डाल देते हैं बेटा, और इसको नाम दे देते हैं बी एन, इसको नाम दे दिया एन। तो ये जो बी एन है बेटा, ये बी एन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। बलाघूर्ण को अपने टो से लिखते हैं बेटा, टोर क्यू बोलते हैं इसको, टोर क्यू, और इसका जो संकेत होता है वो इस तरह का टो बोलते हैं। टो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण लिखना है तो क्यू इंटू ई, एक बल का परिमाण आ गया बेटा, इंटू अपने को दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है बेटा वो अपने पास आ जाएगी बी एन। क्यू इंटू ई एक बल का परिमाण आ गया, मापांक चाहिए, और अपने पास इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी आ गई बेटे। इसको अपने समीकरण नंबर दे देते हैं 4। 3 अपने पहले लिख चुके बेटा बल तक, चौथी समीकरण अपने पास ये आ गई। अब देखो बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन बी में, समकोण त्रिभुज ए एन बी ले लेते हैं बेटा, ए एन बी में। इस समकोण त्रिभुज में अपने को बी एन ज्ञात करना है बेटा। ये कोण थीटा है तो बेटा ये भी कोण भी थीटा हो जाएगा, क्या है संगत कोण है बेटे। तो ये लंब हो गया, ये अपने को पता है ये कर्ण है। लंब और कर्ण जो है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं बेटा, साइन में आते हैं। तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बी एन बटा कर्ण 2l। तो बी एन इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटी क्या 2l साइन थीटा। बी एन इज इक्वल टू अपने पास क्या गया 2l साइन थीटा। ये जो वैल्यू है बेटा वो समीकरण 4 में रख देते हैं बेटे। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में ये मान रखेंगे तो टो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्यू ई इंटू 2l
साइन थीटा। क्यू इंटू 2l जो है बेटा, क्यू इंटू 2l, ये P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा। अपने जानते हैं बेटा क्यू इंटू 2l जो है वो अपने पास क्या होता है बेटे, P। अपने को पता है बेटा, क्योंकि क्यू इंटू 2l इज इक्वल टू क्या है बेटे, P, इसलिए टो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे PE साइन थीटा। टो इज इक्वल टू क्या बेटा, PE साइन थीटा। यह आगे बेटा अपने पास समीकरण नंबर 5। बला गुण जो है बेटा वो एक सदिश राशि है, और अगर ये सदिश राशि है बेटा तो इसको अपने सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में कैसे लिखें बेटा, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। देखिए बेटा अपने को कैसे पता चला कि इसमें क्रॉस आएगा, अपने को ये कैसे पता चला कि इनमें क्रॉस आना है, ये पता चलता है बेटा साइन थीटा। अपने जानते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। दूसरा बेटा अपने को पता है कि सदिश गुणनफल से ही सदिश राशि प्राप्त होती है। अपने ये कह रहे हैं कि ये सदिश राशि है, तो ये सदिश गुणनफल से ही प्राप्त होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बेटा। साथ ही यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, या वेक्टर टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा n कैप। n कैप जो है बेटा वो वेक्टर टो की दिशा में, टो की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। वेक्टर टो की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। अब देखिए बेटा अगर ये सदिश राशि है तो अपने को इसकी दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। इसकी दिशा ज्ञात करने के नियम है बेटा, क्या नियम है, वेक्टर टो की दिशा। वैसे तो बेटा एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं कि जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की जो दिशा होती है बेटा वो हमेशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में ये दोनों सदिश उपस्थित होते हैं। यानी इसकी दिशा जो है वो उस तल में होगी, यानी इसकी दिशा जो है बेटा वो इन दोनों, ये जो दोनों सदिश जिस तल में है उस तल के क्या होगी, लंबवत होगी, उस तल के क्या होगी, लंबवत। लेकिन लंबवत भी तो दो दिशाएं हो सकती है, तल के लंबवत बाहर की तरफ हो सकती है, तल के लंबवत अंदर की तरफ हो सकती है। उसका पता कैसे लगाएं, उसका पता अपने दाहिने हाथ के नियम से लगाते हैं बेटा, दाहिने हाथ के नियम से, या मैक्सवेल पेच नियम से लगाते हैं बेटा। मैं आपको दाहिने हाथ के नियम से बताऊंगा, मैक्सवेल पेच नियम से भी अपने इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं बेटा। कैसे, अपने क्या करेंगे, दाहिने हाथ की अंगुलियों को और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अंगुलियों को प्रथम सदिश की दिशा में रखेंगे बेटा। देखिए प्रथम सदिश अपने पास है वेक्टर P। P की दिशा अपने जानते हैं बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो वेक्टर P की डायरेक्शन ये होगी बेटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी अपने पास क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अपने पास P की दिशा में अपने अंगुलियों को रखा। अब P से E की तरफ, P से E की तरफ अंगुलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जो है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठा क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अंगूठा तल के लंबवत नीचे की तरफ है, तो बलागुण की दिशा क्या हो गई, तल के लंबवत नीचे की तरफ हो गई। जो चित्र अपने बनाया है उस चित्र के अनुसार बलागुण की दिशा जो है वो तल के लंबवत नीचे की तरफ है। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा आपको कि यदि बलागुण के कारण वस्तु क्लॉकवाइज घूमती है बेटा, यदि बलागुण के कारण वस्तु क्लॉकवाइज घूमती है, इस तरह से घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, तो बलागुण की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होती है। और ऐसे बलागुण को बेटा ऋणात्मक बलागुण कहते हैं, ऋणात्मक बलागुण कहते हैं। जब वस्तु बलागुण के कारण क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के चलने की दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है, तब बलागुण की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी और उस बलागुण को ऋणात्मक बलागुण लिया जाता है। यदि बलागुण के कारण वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वामावर्त घूर्णन करती है, इस तरह से घूमती है,
एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वामावर्त घूमती है, तो बला घूर्ण जो होता है वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ होता है, और ऐसे बला घूर्ण को क्या करते हैं बेटा, धनात्मक बला घूर्ण कहते हैं, धनात्मक बला घूर्ण कहते हैं बेटे। देखिए बेटा, वस्तु क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो उस पर लगने वाला बला घूर्ण क्या है, ऋणात्मक बला घूर्ण, ये तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। और यदि वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो बला घूर्ण तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा बेटा, और ऐसे बला घूर्ण को क्या कहते हैं, धनात्मक बला घूर्ण कहते हैं। तो अपने दाहिने हाथ के नियम की सहायता से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है बेटा स्पेशल केस, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है बेटा, स्पेशल केस देखते हैं। अपने पास क्या है, स्पेशल केस, विशेष स्थितियां अपने पास क्या है। देखिए बेटा, विशेष स्थितियों में अपने पास नंबर 1 है बेटा कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब इस तरह से था अपने पास, ये ऋणावेश ये धनावेश, ये अपने पास ऐसे रखा हुआ है, ये ऋणावेश ये धनावेश, तो P की दिशा और E की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, समान हो जाएगी। P और E की दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो। नंबर 1 है, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के क्या हो बेटा, समांतर, अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस केस में थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समीकरण 5 से बेटा, समीकरण 5 से 2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा PE साइन 0 का मान होता है बेटा 0, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाले बला घूर्ण का मान 0 होता है। इसे ये याद रखना बेटा, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था है बेटा, ये वाली कंडीशन जो है, इसे क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहा जाता है बेटा। सेकंड अपने पास है बेटा, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये कैसी कंडीशन होगी बेटा, द्विध्रुव इस तरह से हो, मतलब यहाँ अपने पास क्या हो, ऋणावेश यहाँ धनावेश, तो P की डायरेक्शन ये हो गई, ये ऋण ये धन, तो P की डायरेक्शन ये हो गई, E की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, लंबवत हो गए, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 5 से बेटा, समीकरण 5 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, टो की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास PE, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, PE। मैक्सिमम बला घूर्ण लगेगा बेटा जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। तीसरी जो कंडीशन है बेटा वो अपने पास ये बेटा कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रतिसमांतर हो या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थित हो, एक ही बात है, प्रतिसमांतर हो या विद्युत क्षेत्र के क्या हो, विपरीत दिशा में स्थित हो। ये ऐसा केस होगा बेटा, यहाँ ऋणावेश हो यहाँ धनावेश हो, तो अपने पास P की डायरेक्शन ये होगी, P की डायरेक्शन ये हो, तीव्रता की दिशा ये है ही, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, प्रतिसमांतर भी बोल देते हैं बेटा। यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में या प्रतिसमांतर विपरीत दिशा में स्थित हो, अर्थात
अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। थीटा क्या हो जाएगा बेटा, विपरीत दिशा के लिए कोण क्या हो जाता है 180। थीटा अगर 180 है बेटा तो समीकरण 5 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण 5 से अपने पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पी ई साइन 180। साइन 180 का मान 0 होता है बेटा, साइन 180 का मान क्या होता है 0, तो 2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटा 0। इसे अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं बेटा। ये जो अवस्था होती है इसे अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अस्थायी संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। देखिए बेटा, ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, बला गुण यहाँ 0 है, यहाँ भी बला गुण 0 है, परंतु ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। क्यों है बेटा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि द्विध्रुव जो है वो इस कंडीशन में रहता नहीं है। आपने ये कहा था कि इसके इस बिंदु पर धनावेश और इस पर ऋणावेश है, तो P की डायरेक्शन है। अब अपने पास बला गुण 0 है, लेकिन ये इस अवस्था में रहता नहीं है, ये तुरंत घूर्णन करके स्थायी संतुलन को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। एक और रीजन होता है बेटा, अपने इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा के आधार पर समझ सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे अपने। ठीक है, सीधा सा ये है कि इस अवस्था में ये रहना नहीं चाहता है, ये तुरंत घूर्णित होता है और घूर्णित होकर ये क्या करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र के क्या आ जाता है, समांतर आ जाता है, इसलिए इसे अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अब आता है बेटा बला गुण का मात्रक। बला गुण का मात्रक, बला गुण का मात्रक क्या होगा बेटा, बला गुण का मात्रक, बला गुण का मात्रक अपने लिखा था बेटा, बला गुण बराबर अपने लिखा था बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो बला गुण का मात्रक अपने पास आ गया बेटे न्यूटन गुणा मीटर। बला गुण का मात्रक अपने पास क्या आ गया बेटा, न्यूटन गुणा मीटर। अब आते हैं बेटा विमा। विमा क्या चाहिए, विमा अपने पास आ जाएगी, ये बल का मात्रक है तो बल की विमा बेटा m1 L1 T-2, ये दूरी का मात्रक है तो दूरी की विमा L1 बेटे, तो अपने पास आ जाएगा m1 L2 T-2। ये अपने पास क्या आ गई बेटे, बला गुण की विमा आ गई m1 L2 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि अपने विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं बेटा, तो अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा है बेटा कि जब विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं बेटा, तो इस पर बला गुण लगता है। जब विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बला गुण होगा। बला गुण अपने पास आ जाएगा बेटे 2 इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। अभी अपने पिछले ही क्वेश्चन में बेटा ये फाइंड किया है। अब यदि विद्युत द्विध्रुव को इस अवस्था से अलप कोण डी थीटा से घुमाए, ये इस अवस्था में था बेटा, इसको ए बी अवस्था से
अपने ए डैश बी डैश अवस्था में लेके आए तो ये अलप कोण हो गया बेटा डी थीटा। अगर इसको अलप कोण डी थीटा से घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को इस स्थिति से अलप कोण डी थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य होगा। देखिए बेटा, कार्य की जो परिभाषा होती है बेटा, कार्य अपने पढ़ा था बल गुणा विस्थापन। ये होता है बेटा रेखीय गति में कार्य। ये किस में होता है बेटा? रेखीय गति में कार्य। घूर्णन गति, यहाँ घुमा रहे हैं अपने, तो घूर्णन गति में जो कार्य होता है बेटा वो होता है बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। क्योंकि रेखीय गति में जो काम बल करता है बेटा, घूर्णन गति में वही काम बलाघूर्ण करता है। रेखीय गति में जो काम विस्थापन करता है बेटा, घूर्णन गति में वही काम कोणीय विस्थापन करता है। तो अपने पास कार्य जो है बेटा, क्योंकि घूर्णन गति है तो कार्य बराबर आएगा बेटा बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बलाघूर्ण गुणा क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन आ जाएगा। तो अलप विस्थापन दे रहे हैं तो अलप कार्य करना पड़ेगा बेटा। बलाघूर्ण अपने पास है कितना? तो कोणीय विस्थापन अपने पास डी थीटा बेटा। अगर अपने इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घूर्णित करें, यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? इसका समाकलन कर देते हैं बेटा। तो W = अपने पास आ जाएगा समाकलन θ1 से θ2 तो डी थीटा जाएगा बेटा। अब अपने समीकरण 1 से मान रख देते हैं बेटा। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से टो का मान रख दें बेटे। समीकरण 1 से मान रखने पर अपने पास आ जाएगा बेटा W = समाकलन θ1 से θ2। टो का मान है अपने पास बेटा क्या? PE sin थीटा इंटू अपने पास आ जाएगा बेटा डी थीटा। अब देखो बेटे, ये PE ये तो कोण पर डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, तो ये समाकलन से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये समाकलन से क्या हो जाएंगे बेटे? बाहर आ जाएंगे। अपने पास आ जाएगा W = PE समाकलन θ1 से θ2, ये आ गया बेटा sin थीटा डी थीटा। अब sin थीटा का समाकलन देखिए बेटा, ये समाकलन और अवकलन के जो फॉर्मूले हैं बेटा, वो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आपने 11वीं में किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो बेटा अब कर लीजिए। मैं 11वीं की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ बेटा, जिसमें अपने पास है भौतिकी में प्रयुक्त गणितीय सूत्र, उसमें ये समाकलन और अवकलन के सारे फॉर्मूले होंगे बेटा। आप उन वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लें, वो भी आपके काम के हैं। हालांकि 11वीं के हैं क्योंकि वो इनिशियल स्टेज के हैं। अगर आपने किए हुए हैं और आपको ये फॉर्मूले आते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं किए हुए, आपको फॉर्मूले नहीं पता है, तो निश्चित रूप से वो वीडियो जरूर देखें बेटे। साइन थीटा का जो अपने पास समाकलन होता है बेटा, वो होता है माइनस कोस थीटा। W = अपने पास आ गया PE माइनस कोस थीटा। ये लिमिट अपने पास आ जाएगी θ1 से θ2। इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। W = आ जाएगा बेटा माइनस PE। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं बेटा, किसकी जगह? थीटा की जगह। तो यह आ जाएगा कोस θ2 माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखते हैं बेटा कोस θ1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। W = आ गया PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया क्या कार्य जो बेटा, वो अपने पास आ गया क्या? W = PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। बोर्ड में एक बार इस फॉर्मूले पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ है बेटा। अब अपने पास आता है बेटा इसकी स्पेशल केस, विशेष स्थितियाँ।
अपने कार्य का फॉर्मूला एक बार ये दोबारा से लिख लेते हैं बेटे। अपने पास क्या आ गया बेटे, W इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, कार्य का फॉर्मूला। मैं इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देता हूँ, पहले मेरे ध्यान नहीं है कितने नंबर तक अपने दी थी। ये कार्य का फॉर्मूला आ गया। अब है बेटा विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ अपने पास क्या है, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में अपने पास क्या है बेटे, नंबर 1, यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घूर्णित किया जाए। यदि द्विध्रुव को थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य समीकरण 2 में मान रख देते हैं बेटे। 2 में मान रखेंगे, अपने पास आ जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू कोस 0 माइनस कोस थीटा आ जाएगा बेटा। कोस 0 का मान 1 होता है बेटा, तो यह आ जाएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। ये अपने पास कार्य की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन अपने पास है बेटा, यदि ध्रुव को थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाया जाए। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाया जाए, तब कार्य का मान अपने पास आ जाएगा बेटा W इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास PE कोस 90 माइनस आ जाएगा बेटा कोस थीटा। कोस 90 का मान होता है बेटा 0। W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास PE, ये 0 आ गया बेटा तो माइनस कोस थीटा, और ये अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस PE कोस थीटा। इसके बारे में अभी बात करेंगे बेटा। इसके बारे में मैं पहले तीसरी कंडीशन बताता हूँ, फिर अपने इसके बारे में आगे और बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा। थर्ड कंडीशन अपने पास है बेटा, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री तथा थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा हो तो अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा PE कोस 180 माइनस कोस थीटा। कोस 180 का मान होता है बेटा -1, PE -1 माइनस कोस थीटा। ये अपने पास आ जाएगा बेटा, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, PE इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये कार्य आ गया। देखिए बेटा, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। जनरल फॉर्मूला अपने पास ये है, लेकिन ये जो कार्य है बेटा, इस कार्य को, यह कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस PE कोस थीटा। अब कोस थीटा आ रहा है तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया बेटा अपने पास। अब बात ये आती है बेटा, कार्य ये था, कार्य ये था, कार्य ये है। इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा क्यों कहते हैं? ये दोनों नाराज हो गए फिर, है ना? तो इन दोनों कार्यों को तो अपने स्थितिज ऊर्जा नहीं कहा, सिर्फ इसी कार्य को कहा कि यह कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है बेटा कि स्थितिज ऊर्जा को जब भी परिभाषित किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा को जब भी परिभाषित किया जाता है बेटा, तो एक संदर्भ स्थिति का चयन किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के लिए क्या करते हैं बेटा? एक संदर्भ स्थिति का चयन किया जाता है। संदर्भ स्थिति कैसी होनी चाहिए बेटा? ऐसी स्थिति जिसमें स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो। जैसे अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं बेटा,
तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तब आपने कहा था कि m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए, अनंत इसलिए काम में लिया, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए वहां संदर्भ स्थिति क्या थी, अनंत थी। मतलब उस स्थिति में जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, 0। यहाँ देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि अपने इसको लिखेंगे Pe cos 90 माइनस Pe cos थीटा, तो ये क्या हो गया, 0। प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0, या कार्य का मान क्या हो गया, 0। तो जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है उस परिभाषा की कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यही कार्य जो है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब देखिए बेटा, अपने पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया U = माइनस Pe cos थीटा। अपने पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन क्या है, अपने स्थितिज ऊर्जा के आधार पर भी इसको समझ सकते हैं। स्थायी संतुलन में अपने पास थीटा = क्या था बेटा, 0 डिग्री था। स्थायी संतुलन में थीटा = क्या था, 0 डिग्री। जब 0 इसमें पुट करेंगे बेटा तो U = अपने पास आ जाएगा माइनस Pe cos 0 का मान 1 होता है बेटा। अब अस्थायी संतुलन में थीटा = अपने पास 180 डिग्री था बेटा, तब अपने पास U = क्या आ गया था, माइनस Pe cos 180, cos 180 होता है बेटा -1, तो U = अपने पास आ गया क्या, Pe। देखिए बेटा, यहाँ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है। देखिए जिसके पास ऊर्जा होगी वो टिक कर नहीं बैठ सकता, ठीक है, यानी वो संतुलन में नहीं रह सकता। जिसके पास ऊर्जा नहीं होगी बेटा वो आराम से पड़ा रहेगा। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ ये, कि अपने पास यहाँ ऋणात्मक यानी ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम है तो वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। जितनी ऊर्जा कम होगी स्थितिज ऊर्जा, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यहाँ ऊर्जा अधिक है तो उसका स्थायित्व संभव नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा के आधार पर भी अपने स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा विद्युत द्विध्रुव से संबंधित ये 4 क्वेश्चन थे। अक्ष प्रतिवर्ता, निरक्ष प्रतिवर्ता, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलागुण, और घुमाने के लिए किया गया कार्य। चारों प्रश्न अपने पास विद्युत द्विध्रुव के हो गए हैं बेटा। इसके सारे वीडियो जो हैं वो अच्छी तरह से देखना बेटा, अच्छी तरह से समझिए बेटे। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा, और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है बेटा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।